नमस्कार, मैं रविश कुमार। क्या लोकसभा या विधानसभा के स्पीकर को किसी सदस्य की योग्यता पर फैसला लेने से रोका जा सकता है? बेशक स्पीकर के फैसले को बाद में कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है, लेकिन यहां सवाल उठ रहा है कि क्या नोटिस भेजकर जवाब मांगने से स्पीकर को रोका जा सकता है? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अनेक फैसले यही बताते हैं कि स्पीकर को नहीं रोका जा सकता है। सचिन पायलट और उनके खेमे के 19 विधायकों ने हाईकोर्ट में जो याचिका दायर की है वो एक लंबी लड़ाई में बदलती जा रही है। एक ऐसी संवैधानिक लड़ाई जो पहले के तमाम निर्णयों को भी चुनौती देती लग रही है। नया निर्णय किस तरह के नजीर कायम करेगा कोई नहीं जानता। क्या उसका वक्त आएगा यह भी कोई नहीं जानता। अब यह सवाल सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। इस सवाल के साथ यह भी सवाल उठ गए हैं कि क्या पार्टी की बैठक में हिस्सा नहीं लेना अयोग्यता का आधार नहीं होगा? फिर लोकतंत्र का क्या होगा? उम्मीद है कि क्या पार्टियां व्हिप जारी करने के अधिकार को छोड़ देंगी? फिर व्हिप का मतलब क्या रह जाएगा? क्या व्हिप जारी कर किसी सदस्य के लोकतांत्रिक अधिकार पर अंकुश नहीं लगाया जाता कि नहीं चाहते हुए भी सदस्य बैठक में आए और पार्टी के साथ किसी विधेयक पर मतदान भी करे? कई सारे सवाल हैं, लेकिन बेहतर होगा कि हम एक बार संक्षेप में ही सही राजस्थान हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट में पेश दलीलों को सिलसिलेवार तरीके से देख लेते हैं। संदर्भ राजस्थान का है। 14 जुलाई को राजस्थान विधानसभा के स्पीकर सीपी जोशी ने सचिन पायलट सहित 19 विधायकों को नोटिस जारी किया। 17 जुलाई को दोपहर 1 बजे तक सभी को जवाब देना था। कांग्रेस पार्टी के मुख्य सचेतक महेश जोशी ने नोटिस जारी किया कि बागी विधायकों ने पार्टी विरोधी बयान देकर और पार्टी की बैठक में ना आकर संविधान की 10वीं अनुसूची का उल्लंघन किया है, इसीलिए इनकी सदस्यता रद्द कर दी जाए, अयोग्य ठहरा दिया जाए। महेश जोशी का कहना था कि इन विधायकों ने व्हिप का उल्लंघन किया है। अब बागी विधायक राजस्थान हाईकोर्ट चले गए। हाईकोर्ट में इस पर बहस होने लग जाती है कि क्या स्पीकर को नोटिस जारी कर सवाल का जवाब मांगने से रोका जा सकता है। बागी विधायकों की तरफ से हरीश साल्वे बहस करते हैं। हरीश साल्वे ने कहा कि चूंकि सदन के बाहर यह बैठक हुई थी, होटल में हुई थी, इसलिए व्हिप लागू नहीं होता है, इसलिए इन पर दल बदल कानून लागू नहीं होता है। मुख्यमंत्री का तानाशाही रवैया आंतरिक मामला है और यह दल बदल नहीं है। अयोग्यता का नोटिस जारी कर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का गला घोटा जा रहा है। स्पीकर सीपी जोशी की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी हाईकोर्ट में दलील रखते हैं और कहते हैं कि विधायकों की याचिका में कोई नई बात नहीं है, नया आधार नहीं है। यह सारे आधार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अनेक फैसलों में अनेक बार रिजेक्ट किए जा चुके हैं। अदालत ने कभी स्पीकर को फैसले लेने से नहीं रोका है। सिंघवी की दलील है कि स्पीकर ने फैसला ही नहीं लिया है। फैसला सही हो या गलत हो, फैसला लेने से नहीं रोका जा सकता है। सिंघवी ने कहा कि विधायक अपनी आपत्तियां स्पीकर के सामने क्यों नहीं दर्ज कराते। स्पीकर ने 2 दिन का नोटिस दिया है, समय दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला दिया है कि प्राकृतिक न्याय में दिनों की गिनती नहीं हो सकती है, उन्हें पर्याप्त समय दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के भी कई फैसले हैं। स्पीकर के फैसले की न्यायिक समीक्षा बहुत सीमित मामले में ही हो सकती है। सिंघवी ने जनवरी 2020 के मणिपुर के केशम मेघचंद्र सिंह के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का हवाला देते हुए कहा कि अयोग्यता नोटिस पर निर्णय स्पीकर को ही लेना है। इसी जनवरी का फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने रवि एस नाइक बनाम भारत संघ मामले में 1994 में स्पष्ट किया था कि किसी सांसद विधायक को दल बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्यता को आकर्षित करने के लिए औपचारिक रूप से अपनी पार्टी से इस्तीफा देने की आवश्यकता नहीं है। सिंघवी ने कहा कि औपचारिक इस्तीफा जरूरी भी नहीं है, आचरण से भी पता चलता है कि कोई पार्टी के साथ है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने दल बदल को अनैतिक और राजनीतिक पाप भी कहा है। बहस सुनने के बाद हाईकोर्ट ने स्पीकर से कहा कि सुनवाई पूरी होने तक अयोग्यता के मामले में फैसला ना करें। स्पीकर ने कोर्ट की बात मान ली। इस तरह जो जवाब 17 जुलाई को 1 बजे तक देना था,
अब 24 जुलाई तक देने पर रोक लग जाती है। सचिन खेमे को एक तरह से राहत मिलती है। 22 जुलाई को महेश जोशी ने कहा कि मैं टकराव नहीं चाहता, मैं जजों का सम्मान करता हूं, लेकिन सबकी भूमिका स्पष्ट रूप से परिभाषित है। ये एक तरह का संवैधानिक संकट है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। याचिका में कहा गया कि अयोग्यता की प्रक्रिया से स्पीकर को रोका जा रहा है, जो कि स्पीकर के अधिकार क्षेत्र से खिलवाड़ है। इस याचिका में यह भी कहा गया था कि हाईकोर्ट ने किहोतो होलोहन बनाम जेचिलू मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन किया है। 1992 में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने भी कहा था कि सिर्फ आशंका या भय के आधार पर स्पीकर को नहीं रोका जा सकता है। और इसके बाद राजस्थान विधानसभा के स्पीकर अपनी याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर करते हैं। उनके वकील होते हैं कपिल सिब्बल। याचिका में कहते हैं कि संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत यह दल बदल वाला कानून है, स्पीकर नोटिस जारी करेगा तो उस मामले में अदालत हस्तक्षेप नहीं कर सकती। स्पीकर के फैसले के बाद उसकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है। उच्च न्यायालय ने भारत के संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत स्पीकर को कार्यवाही से रोकने का आदेश दिया, जो कि गलत है। इसलिए हाईकोर्ट की इस सुनवाई पर रोक लगा दी जाए। अब सुप्रीम कोर्ट में बहस होने लगती है। कपिल सिब्बल और हरीश साल्वे आमने सामने हो जाते हैं। मुकुल रोहतगी भी साल्वे के साथ हैं। दोनों सचिन पायलट के लिए लड़ रहे हैं। जस्टिस अरुण मिश्र, जस्टिस BR गवई और जस्टिस कृष्ण मुरारी की बेंच राजस्थान स्पीकर की याचिका पर सुनवाई करने लगती है। सिब्बल ने कहा कि कोर्ट केवल तब भी दखल दे सकता है जब स्पीकर विधायक को सस्पेंड या अयोग्य घोषित कर दें। सिर्फ अदालत तभी हस्तक्षेप कर सकती है जब कार्यवाही चल रही हो और स्पीकर अयोग्य ठहरा दे बीच में, लेकिन इसके पहले किसी भी कार्यवाही को चुनौती देने के लिए कोई भी रिट दाखिल नहीं हो सकती है। सिब्बल की दलील सुनते हुए जस्टिस मिश्र उनसे पूछते हैं कि क्या आपको हाईकोर्ट ने इस पॉइंट पर नहीं सुना? आप ये बताइए कि किन आधारों पर हाई कोर्ट को के फैसले को चुनौती देने सुप्रीम कोर्ट आए हैं। जस्टिस मिश्र ने पूछा कि मान लीजिए किसी नेता का किसी पर भरोसा नहीं, तो क्या आवाज उठाने पर उसे अयोग्य करार दिया जाएगा? पार्टी में रहते हुए वे अयोग्य नहीं हो सकते, फिर ये एक उपकरण बन जाएगा और कोई भी आवाज नहीं उठा सकेगा। लोकतंत्र में असहमति की आवाज इस तरह बंद नहीं हो सकती। इन्हें लोगों ने चुना है, क्या वे अपनी असहमति व्यक्त नहीं कर सकते हैं? टिप्पणी के तौर पर आए इस सवाल में काफी संभावनाएं हैं। फिर विप की व्यवस्था ही क्यों है? क्या यह मामला वहां तक जाने वाला है और किसी सदस्य के अधिकार की रक्षा विप जारी होने के बाद भी की जाएगी? क्यों विप का उल्लंघन होने पर सदस्यता खतरे में पड़ती है? क्या कांग्रेस और बीजेपी इस विप सिस्टम को हटाने के लिए राजी होने जा रहे हैं, या भारत का कोई भी राजनीतिक दल? बहरहाल सिब्बल कहते हैं कि पार्टी की बैठक के लिए विप जारी किया गया था। ये लोग विधायिका की बैठक में शामिल नहीं हुए और अपनी ही सरकार को अस्थिर कर रहे थे। मीडिया को बयान देते रहे जो स्वैच्छिक तौर पर सदस्यता छोड़ने के समान है। चीफ विप ने स्पीकर को अर्जी दी थी। स्पीकर को फैसला लेने से अदालतें रोक नहीं सकती हैं। विधायकों ने मोबाइल बंद कर दिया था, ईमेल से नोटिस भेजे गए। नोटिस का जवाब देने के बजाय न्यूज चैनलों से विधायक बात करते रहे। फिर पीठ की तरफ से एक और टिप्पणी होती है। जस्टिस BR गवई पूछते हैं कि स्पीकर कोर्ट ही क्यों आए, सुप्रीम कोर्ट? वो न्यूट्रल होते हैं, वो कोई प्रभावित पक्ष नहीं है। मीडिया रिपोर्ट से इस बिंदु पर बहुत कुछ पता नहीं चला, लेकिन यह जानने का विषय तो है कि पहले के तमाम मामलों में जिनमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर के अधिकार को लेकर जो फैसले दिए हैं, क्या उनमें स्पीकर कोर्ट गए थे? जिन फैसलों में कहा गया है कि स्पीकर को कार्यवाही करने से रोका नहीं जा सकता, क्या स्पीकर को कोर्ट जाने से मनाही है? सुप्रीम कोर्ट में जजों की पीठ की तरफ से एक और सवाल आता है कि क्या पार्टी की बैठक में भाग लेने के लिए विप जारी हो सकता है? विप केवल विधानसभा में भाग लेने या बाहर बैठक के लिए मान्य है। सिब्बल कहते हैं कि स्पीकर को तय करना है, अदालतें तय नहीं करेंगी। और यह मानकर क्यों चला जा रहा है कि अयोग्यता का ही आदेश आएगा? पार्टी के खिलाफ काम करने का यह मामला है, सिर्फ बैठक तक सीमित नहीं है।
कोई कोर्ट तय नहीं कर सकता कि सदन के बाहर पार्टी की बैठकों में भाग लेने के लिए विधायकों को अयोग्य घोषित किया जाए या नहीं। सुप्रीम कोर्ट के ही कई फैसले रहे हैं जिसके मुताबिक पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर काम करना या फिर पार्टी की मीटिंग में शामिल ना होना भी अयोग्यता का आधार बना है। लोग कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाए। सुप्रीम कोर्ट से फैसले से कोई इसका ताल्लुक नहीं है, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट में जो बहस हो रही है वो यही हो रही है कि क्या स्पीकर साहब इस डिस्क्वालिफिकेशन पिटिशन के ऊपर फैसला ले सकते हैं या नहीं। तो उससे कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि ये कोई लोग अभी डिस्क्वालीफाई नहीं हुए, कोई निर्णय आया नहीं, कार्रवाई हो नहीं, तो फिर सत्र बुलाने की क्या दिक्कत है? उससे सुप्रीम कोर्ट के फैसले से क्या ताल्लुक है? कार्रवाई से क्या ताल्लुक? कोई ताल्लुक नहीं। यही भी तो कह रहे थे, सचिन पायलट जी भी तो कह रहे थे, इनके विधायक भी तो कह रहे थे कि आप सत्र बुलाइए। तो अभी क्यों प्रॉब्लम है? उस समय भी कह रहे थे, तो अब क्यों प्रॉब्लम है? अभी गवर्नर साहब को क्यों प्रॉब्लम है? और इस प्रकार सुनवाई पूरी होती है और 24 जुलाई को जस्टिस मिश्रा की टिप्पणी आती है कि यह गंभीर मसला है, इसके लिए लंबी सुनवाई की आवश्यकता है। साफ साफ कहते हैं कि हाई कोर्ट का फैसला आ जाएगा तब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाना क्षेत्राधिकार का मामला है। यही सवाल स्पीकर कोर्ट से कर रहे हैं कि अदालत फैसले लेने के पहले उन्हें रोक नहीं सकती। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के इस अधिकार की रक्षा कर रहा है कि फैसले लेने से नहीं रोका जा सकता है। क्या स्पीकर के अधिकार की रक्षा हुई है? क्या इसके पहले कभी सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को सुनवाई से पहले या बीच में कभी भी नहीं रोका है? कुछ सवाल और जुड़ते हैं, लेकिन 24 जुलाई को राजस्थान हाई कोर्ट में फिर से इस पर सुनवाई होती है। हाई कोर्ट यथास्थिति बनाए रखने का फैसला देती है। हमारे सहयोगी आशीष भार्गव इस पूरे केस पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। इस फैसले पर उनकी टिप्पणी सुनिए। हाई कोर्ट ने इस पूरे मुद्दे को जो है वो दल बदल बनाम असहमति को के ऊपर बना दिया है सारा। अब वो एक तरीके से जो डिफेक्शन वर्सेस डिसेंट, ये पूरा मामला हो गया। हाई कोर्ट ने जो 13 सवाल तैयार किए हैं उनमें यही सवाल है कि क्या किसी चीफ मिनिस्टर या पार्टी इकाई के अध्यक्ष के खिलाफ कोई ज़ोरदार आवाज़ उठाता है, मोहभंग की बात करता है, तो क्या ये मान लिया जाए कि इस दल बदल कानून के तहत उसने स्वेच्छा से अपनी पार्टी की सदस्यता छोड़ दी है? क्या ये दल बदल का जो कानून है अनुसूची 10 का पैरा 2(1)(a), क्या ये राइट टू स्पीच यानी बोलने की आज़ादी, अभिव्यक्ति की आज़ादी का उल्लंघन करता है, यानी संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ है? क्या ये शून्य है? ये सवाल उठाया। इसके साथ साथ ये भी कहा है कि जिस तरीके से स्पीकर ने जल्दबाजी की, क्या वो जल्दबाजी, दुर्भावना और जिस तरीके से आगे कार्रवाई की गई, क्या वो ये जो याचिकाकर्ता कह रहे हैं कि उनकी असहमति की आवाज़ को दबाने की कोशिश थी, तो क्या ये ऐसा है? इसकी भी हाई कोर्ट आगे जांच करेगा। इसके अलावा हाई कोर्ट ने कई और सवालों को तैयार किया, जिसमें कहा गया कि जिस पूरे फैसले पर स्पीकर दबाव दे रहे थे, प्रेशर दे रहे थे कि किहोतो होलोहन का जो फैसला 1992 का सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ का, क्या उसकी माने उसने उस फैसले में क्या सिर्फ क्रॉसओवर या दल बदल को विचार में रखा गया था, या ऐसी स्थिति को भी ध्यान में रखा गया था जब असहमति की कोई आवाज़ कोई उठा रहा हो पार्टी के भीतर? तो एक यहाँ पर एक दायरा बनाया है और कहा है कि पार्टी के भीतर अगर कोई आवाज़ उठाता है संतोष की और मोहभंग की बात करता है, तो क्या उसे दल बदल के कानून में शामिल किया जा सकता है? ये कानून के बड़े सवाल यहाँ पर हाई कोर्ट ने 13 सवाल तैयार किए हैं और कहा है कि वो अभी इंतज़ार करेगा सुप्रीम कोर्ट में 27 जुलाई की हियरिंग का। लेकिन अगर याचिकाकर्ता चाहें तो जल्द सुनवाई के लिए याचिका दाखिल कर सकते हैं। तो हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। अब सबकी नज़र जो है वो सुप्रीम कोर्ट पर होगी। हालांकि इस हाई कोर्ट के फैसले के कोई बहुत बड़े मायने नहीं थे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कह दिया था कि वो फैसला करेगा वही मान्य होगा, उसके अधीन ये रहेगा। तो फिलहाल 27 जुलाई सोमवार को सुप्रीम कोर्ट पर सुनवाई की सबसे नज़र रहेगी। कानूनी मायने इस हाई कोर्ट के भले ही ना हो, लेकिन राजनीतिक बहुत बड़े मायने इस फैसले के हैं। इस बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दोपहर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि वे सोमवार से असेंबली बुलाना चाहते हैं और ये उन्होंने राज्यपाल को बातचीत में बता दिया है। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि राज्यपाल पर ऊपरी दबाव है, इसलिए वो असेंबली नहीं बुला रहे हैं, विधानसभा का सत्र नहीं बुला रहे हैं।
ऐसा नंगा नाच कभी देखा नहीं है देश के अंदर जो आज देखने को मिल रहा है। मैं कहना चाहूंगा महामहिम राज्यपाल महोदय को, हम सब आ रहे हैं अभी एक साथ में राज्यपाल राजभवन के अंदर, उन सब से सामूहिक रिक्वेस्ट करेंगे कि आप दबाव में किसी के नहीं आए। आपका संवैधानिक पद है, शपथ ली हुई है, अपनी अंतरात्मा के आधार पर शपथ की जो भावना होती है उसका आधार बना के फैसला करें, वरना फिर हो सकता है कि पूरी प्रदेश की जनता अगर राजभवन को घेरने के लिए आ गई तो हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी। आज आपने जिस प्रकार से संख्या बल के आधार पर राजभवन में जाकर जो धरना देने का जो काम किया, मैं सोचता हूं इससे घटिया काम कोई मुख्यमंत्री नहीं कर सकता जो आपने किया। और जिस प्रकार की नारेबाजी हुई है, जिस प्रकार का ये कहा है कि हम तब उठेंगे जब राज्यपाल ये घोषणा करेंगे। राज्यपाल को आप अपने कैबिनेट का जो मंशा है वो कागज तो आप दे सकते हो, राज्यपाल कब बुलाएंगे वो अपने विधि वाले से बातचीत करने के बाद जैसा उचित समझेंगे वो देंगे। तो जो सरकार चला रहे हैं, पुलिस उसकी, विभाग उसका, सब उसका, और उसके बाद अगर राजभवन को घेर लेंगे तो इस लोकतांत्रिक पोस्ट की हिफाजत कौन करेगा। इसलिए मैं तुरंत केंद्र सरकार से भी आग्रहपूर्वक कहता हूं कि इस समय की स्थिति को देखते हुए आपको राजस्थान की पुलिस के भरोसे लॉ एंड ऑर्डर को न छोड़कर सीआरपीएफ को निश्चित रूप से यहां पोस्ट करना चाहिए, जिसके कारण से कम इस गरिमा में पद का सम्मान बना रहे। उधर गजेंद्र सिंह शेखावत जो केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने गहलोत के राजभवन के घेराव वाले बयान को अराजकता से भरा हुआ बताया और कहा कि एसओजी की जांच और ऑडियो टेप लीक की बात कर गहलोत अपनी बेचैनी दिखा रहे हैं। इस बीच स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने कहा कि अगर कोविड के डर से सत्र नहीं बुलाया जा रहा है तो वो सभी विधायकों का कोविड टेस्ट कराने के लिए तैयार हैं। दोपहर में गहलोत अपने विधायकों को लेकर राजभवन चले गए और राज्यपाल से मुलाकात की। राज्यपाल पर सत्र बुलाने के लिए दबाव बनाने की कोशिश में विधायक राजभवन के बगीचे में बैठकर ही काफी समय तक गहलोत के समर्थन में नारेबाजी करते रहे। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अशोक गहलोत जिंदाबाद, संघर्ष हमारा नारा है, इंसाफ हमारा नारा है, हाउस बुलाओ के नारे लगाए गए। विधायकों को राज्यपाल ने पानी और बिस्किट भी भिजवाए। बताया गया कि राज्यपाल ने गहलोत से कहा है कि मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, इसलिए आपके प्रस्ताव का परीक्षण हो रहा है। हम तुम्हारे साथ हैं। और हमारे साथ बात कर रहे हैं संविधान विशेषज्ञ फैजान मुस्तफा। फैजान साहब, मेरा यही सवाल है कि बार बार अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल की दलीलों में कई उदाहरण दिए गए कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने अनेक दफ़ा ये फैसला दिया है कि स्पीकर को डिसीजन लेने से पहले के प्रोसेस में नहीं रोका जा सकता है, लेकिन फिर भी उनकी दलीलें इस केस में स्वीकार नहीं की गईं। क्या इस केस की परिस्थितियां कुछ अलग हैं? देखिए रवीश, मेरे हिसाब से जो भारत की हाई कोर्ट्स हैं वो वैसे तो सुप्रीम कोर्ट के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में नहीं है, इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन जो जजमेंट्स के मामले हैं उसमें हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के दिए हुए फैसलों से बाउंड है। तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का साफ फैसला है, क्योंकि देखिए लॉ में ही लिखा हुआ है 10th शेड्यूल में कि इन मामलात में जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, किसी कोर्ट का जुरिस्डिक्शन नहीं होगा। 1985 का लॉ है। 1992 में जाके सुप्रीम कोर्ट की 5 जज बेंच ने कही तो होलाहन केस में यह कहा कि इसमें जुडिशियल रिव्यू होगा, लेकिन ये लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू होगा। ये जब होगा जब स्पीकर ने डिसीजन ले लिया। ये कोई स्पीकर कोई ऐसी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी नहीं है जिसके नोटिस को स्टे कर दिया जाए। एक संवैधानिक संस्था है और उसकी इंडिपेंडेंस जो है वो संविधान भी मानता है, लेजिस्लेटिव प्रिविलेजेस में भी वो है। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि पिछले जजमेंट से कोई डिफरेंट इसमें सिचुएशन है, सिवाय इतनी बात के रवीश के जब सेशन नहीं चल रहा
तब क्या विप लागू होगी। तो अयोग्यता के लिए दो चीजें कही गई हैं। एक तो यह है कि आपने विप का वायलेशन किया, यह बाद में आएगा। पहले यह आता है कि क्या आपने पार्टी की जो सदस्यता है वो स्वेच्छा से छोड़ दी है, और स्वेच्छा से छोड़ना कैसे देखा जाएगा, आपकी कंडक्ट से देखा जाएगा। अब इस केस में गवर्नर साहब जो है देखिए असेंबली सेशन नहीं बुला रहे हैं, कभी न्यूज आई कोरोना की वजह से, कभी वो कह रहे हैं मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। सुप्रीम कोर्ट में स्पीकर ने जो अभी नोटिस दिया हुआ है वो मामला लंबित है। सुप्रीम कोर्ट में यह मामला लंबित नहीं है कि गवर्नर जो है वो सदन का सेशन बुलाएं या ना बुलाएं। हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, जहां की हॉस्पिटैलिटी सचिन पायलट और लोग जो है एंजॉय कर रहे हैं। आपने भी दिखाया था कि जब हरियाणा में पुलिस पहुंची तो वहां पे हरियाणा की पुलिस उन्हें प्रोटेक्ट कर रही है। तो एक रविश होती है डायरेक्ट एविडेंस, एक होती है सर्कमस्टांशियल एविडेंस। इस केस में पूरी सर्कमस्टांशियल एविडेंस देखी जाती है आपकी कंडक्ट देखने के लिए। शरद यादव का केस ले लीजिए कि उन्होंने आरजेडी की एक रैली अटेंड कर ली, उस पे वेंकैया नायडू जी जो बीजेपी के अध्यक्ष भी रहे हैं, राज्यसभा के इस वक्त जो है अध्यक्ष हैं, उन्होंने अयोग्य करार दिया, और ना दिल्ली हाई कोर्ट ने ना सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन राज्यसभा के डिसीजन को स्टे किया। तो मैं ये समझता हूं कि ये इस वक्त जो एक ब्लैंकेट स्टे हो गया, ये तो बात समझ में आती थी कि 2 दिन के लिए स्पीकर से रिक्वेस्ट कर ली कि आप डिसीजन ना लें। उन्होंने भी हाई कोर्ट की बात को मानते हुए डिसीजन नहीं लिया। लेकिन ये कि अब बिल्कुल कोई डेट नहीं है, और स्पीकर को जो इस वक्त कहा गया है वो स्टे नहीं है, बल्कि ये कि अब स्पीकर जो है वो अपनी पावर्स इस्तेमाल ही नहीं कर सकता। ये एक संवैधानिक जो है क्राइसिस है। रवीश, मैं आपके शो पे अक्सर बताता रहा हूं कि संविधानवाद का मतलब यह है कि सब अपनी लक्ष्मण रेखाओं के अंदर रहें। तो जुडिशरी जो है उसको जरूर जुडिशियल रिव्यू की पावर है, लेकिन इन मैटर्स में सुप्रीम कोर्ट खुद कह चुकी है लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू पावर है। जो संसद और विधानसभा के स्पीकर का कार्य क्षेत्र है, उस कार्य क्षेत्र में अगर हस्तक्षेप होगा तो जो शक्तियों का विभाजन है, जिसको सुप्रीम कोर्ट खुद संविधान के मूलभूत ढांचे का हिस्सा कह चुकी है, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। फैजान साहब, मैं ये जानना चाहता हूं कि इसमें कई सवाल उठे कि आप पार्टी होटल में आप बैठक बुला रहे हैं तो विप लागू नहीं होगा, विधानसभा में बैठक नहीं हो रही है तो विप लागू नहीं होगा, विप छत पे लागू हो बैठक हो तो, या फिर ड्राइंग रूम में बैठक हो वहां लागू हो, क्या जगहों को लेकर विप के कानून में, रूल में कोई स्पष्टता है इस प्रकार की? ये बात सही है कि विप जो है जब सदन का सेशन होगा तब लागू होगा, लेकिन मैंने आपको बताया कि अयोग्यता जो है वो 2 तरह से होती है। एक ये कि सेशन हो रहा है, आपने पार्टी के विरुद्ध वोट दिया या विप का उल्लंघन किया। दूसरा यह है कि सदन का सदस्य नहीं सेशन नहीं हो रहा, लेकिन आपने स्वेच्छता से पार्टी की मेंबरशिप छोड़ दी। ये जो स्वेच्छा से पार्टी की मेंबरशिप छोड़ने का मुद्दा है, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का रवि नायक का केस है। उन्होंने कहा त्यागपत्र जरूरी नहीं है, बल्कि जो एमएलए है उसकी कंडक्ट से देखा जाएगा कि वो पार्टी लाइन फॉलो कर रहा है या पार्टी लाइन के विरुद्ध जा रहा है। अगर वो पार्टी लाइन के विरुद्ध जा रहा है तो अयोग्य होगा। रवीश, इस पूरे केस में मुझे ये लगता है, देखिए पॉलिटिक्स में आज इनकी सरकार है, कल दूसरे की आएगी। ये जो जुडिशियल रिव्यू एक्सक्लूड किया था, ये पॉलिटिकल क्लास ने इसलिए किया था कि स्पीकर उनका आदमी होता है, और जो पार्टीज हैं उसमें जो पार्टी का प्रेसिडेंट है, जो लीडरशिप है, उनकी इसमें जो है कंट्रोल पार्टी पे रहे। आज ये डिसीजन बीजेपी को फेवर कर सकता है, लेकिन कई राज्यों में उनकी सरकारें होंगी, फिर उनके विरुद्ध भी लोग ऐसे ही करेंगे और वो ये कह देंगे नहीं नहीं हम बीजेपी नहीं छोड़ रहे, हम तो ये कह रहे हैं इस मुख्यमंत्री को हटाओ। तो ये जजमेंट जो है ये कोई एक तरफा कांग्रेस को हर्ट नहीं करेगा, ये आज या कल बीजेपी को भी हर्ट करेगा। इसलिए बेहतर ये है कि इसमें स्पीकर का ही अधिकार रहे
और न्यायपालिका इससे थोड़ा दूर रहे। न्यायपालिका का रोल जब आएगा जब स्पीकर डिसीजन ले और वो डिसीजन मेलाफाइड लगे या संविधान के विरुद्ध लगे या नेचुरल फैजान साहब, क्या इसलिए भी ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मामला उठाया गया है कि हम बीजेपी में नहीं जा रहे हैं? सूत्रों के हवाले से बयान आता है सचिन पायलट के कैंप से, और फिर वो लोग कहते हैं कि हम पर किसी प्रकार का दबाव नहीं है, लेकिन हरियाणा पुलिस राजस्थान पुलिस को भीतर जाने से तुरंत रोकती है, काफी देर तक झगड़ा चलता है। क्या इसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मामला आ सकता है? जैसे सुप्रीम कोर्ट में ही ये बात उठी कि नेता पर भरोसा नहीं है तो क्या हो, आंतरिक लोकतंत्र बहुत जरूरी है। हाँ रवीश, देखिए, दो तरह की अभिव्यक्ति का अधिकार है। एक आपको और मुझको अधिकार है एक मौलिक अधिकार की तरह, और एक हमारे सांसदों को और विधायकों को अधिकार है सदन के अंदर बोलने का। तो ये जो एंटी डिफेक्शन लॉ है ये थोड़ा उस आजादी को कम जरूर करता है, और कम किया गया है ताकि सरकारें ना गिरें। आप सोचिए कि 1967 से 71 तक 32 सरकारें जो हैं वो आया राम गया राम में गिरी हैं। 900 से ज्यादा डिफेक्शन असेंबलीज में हुए थे। तो ये एक प्रॉब्लम को हल करने के लिए किया गया, और सुप्रीम कोर्ट ने इसको संवैधानिक माना था। इसको उन्होंने अभिव्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन नहीं माना था। अब आप ये देख लीजिए कि इसमें पार्टीज में तो वाकई में इंटरनल आंतरिक जनतंत्र नहीं है। आप कांग्रेस में सोनिया गांधी और राहुल को बुरा कह के नहीं रह सकते, बीजेपी में आप अमित शाह जी और मोदी जी को बुरा करके नहीं कह रह सकते। तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में जो है वो इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अच्छी टिप्पणी की है, लेकिन मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि सुप्रीम कोर्ट फिर डिसेंट को इसी स्पिरिट में ले सारे केसेस में। और केसेस ऐसे हैं जहां पे लोगों के ऊपर यूपा लग जा रहा है, तो वो फिर बात जो है वो ये नहीं रहती। देखिए, प्रिंसिपल एक ही रहना चाहिए। अगर डिसेंट अच्छी चीज है तो वो डिसेंट वकीलों को भी होगी, वो डिसेंट जो है हर जगह पे होनी चाहिए, और डिसेंट अच्छी चीज मानी जाती है। पर ये फिर अब क्या ये ओवर रीच हो रहा है कोर्ट की तरफ से स्पीकर के अधिकार को लेकर? मैं पढ़ रहा था स्पीकर के बारे में कि उसकी सॉवरेंटी, संप्रभुता काफी बचा कर रखी गई है कि कोई हस्तक्षेप ना करे उसके फैसले पर। जैसे आप याद करें कि जब 2014 में सरकार आई थी और ये कहा था कि विपक्ष के को नेता का पद नहीं देंगे क्योंकि उसके पास संख्या नहीं है, तो ये माना गया कि आप स्पीकर के फैसले को चुनौती नहीं दे सकते हैं। जबकि दिल्ली के ही सदन में बीजेपी को आम आदमी पार्टी सौंप रही थी कि आप नेता विपक्ष का पद ले लीजिए, उसका संख्या से कोई लेना देना नहीं है। देखिए रवीश, ऐसा है कि ये जो हमारी विशेषाधिकार हैं विधायकों के या सांसदों के, ये ब्रिटेन से आए हैं। ये इसलिए आए हैं कि जब वहां पे राजतंत्र था, तो जब पार्लियामेंट का सेशन होने वाला होता था तो जो राजा होता था वो जो लोग उसके विरुद्ध बोलने वाले होते थे उनको अरेस्ट करवा लेता था। तो इसलिए वो लेजिस्लेटिव प्रिविलेजेस, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस बनाई गई हैं, और उसी के वजह से ये कहा गया कि साहब सदन शुरू होने से 40 दिन पहले और सदन के दौरान और सदन समाप्त होने के 40 दिन बाद जो है किसी सिविल मैटर में अरेस्ट नहीं किया जाएगा मेंबर को, और मेंबर को सदन में बोलने की पूरी आजादी होगी। अब पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में उसकी इतनी जरूरत नहीं है, क्योंकि सांसद जो हैं वो अपने आप में ही संसदात्मक शासन प्रणाली में सब कुछ होते हैं। तो यहां पे जो बात है वो ये कि देखिए, स्पीकर के राइट को सुप्रीम कोर्ट ने आधार के केस में कि स्पीकर ने साहब ये कह दिया ये मनी बिल है, और उसको सुप्रीम कोर्ट ने भी मनी बिल मान लिया। तो स्पीकर का जो विशेषाधिकार है, यहां पूछा, अभी एक्शन लिया नहीं, स्पीकर ने यह कहा कि ये 2 लेजिस्लेटिव असेंबली की मीटिंग हुई, आप क्यों नहीं आए? अब सचिन पायलट बता दें कि मैं इस वजह से नहीं आया। स्पीकर अगर उनकी बात मान लेगा, बात खत्म हो गई। जी फैजान साहब, फिर मेरा एक सवाल और है कि अगर आप ये लग रहा है कि जैसे हाई कोर्ट ने कहा कि आप इसमें फैसला ना लें, है ना, लेकिन समय सीमा नहीं दी गई। फिर सुप्रीम कोर्ट में ये बात टिप्पणी के तौर पर आई कि ये लंबी बहस का मसला है। ये क्यों लंबी बहस का मसला है? अब इसमें क्या सेटल होना है? क्या अब एक नया तरीका निकाला जा रहा है इन कानूनी दांव पेच के रूप से कि सरकार
गिराने या बनाने के लिए, विधायकों को खरीदने के लिए कुछ वक्त अब ले लिए जाएं, जिससे पूरी सरकार जो है एक स्पीकर के फैसले की समीक्षा और व्याख्या को लेकर रुकी पड़ी रहे? मुझे रवीश ये लगता है कि सुप्रीम कोर्ट की भी जो ये 2 जज की बेंच है जिसने अभी ये सुना था, उसमें ये भी बाउंड है उस 5 जजेस का जजमेंट जो 1992 का कोहितो होलाहन में है। तो अगर ये संवैधानिक मुद्दा है तो फिर तो 5 जजेस बेंच के सामने जाएगा, और क्योंकि 5 जजेस बेंच का ऑलरेडी फैसला है तो 7 जजेस बेंच के सामने जाएगा, तो फिर तो ये फैसला बहुत जल्दी नहीं होगा। अब आप सोचिए कि अगर ये इतना इंपॉर्टेंट मैटर है कि राजस्थान हाई कोर्ट ने 3 दिन घंटों इस पे बहस सुनी है, तो फिर आप इसमें एक अनिश्चितता इतनी लंबी कैसे ला सकते हैं? मैं ये समझता हूं कि गवर्नर के पास कोई ऑप्शन नहीं है। ये अरुणाचल का केस आपको याद होगा, हमने आपके चैनल पे उसके बारे में डिस्कशन किया था, जब राष्ट्रपति शासन वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उसको क्वैश कर दिया था। उसमें भी ये हुआ था कि गवर्नर साहब ने जो असेंबली का सेशन था उसकी डेट बदल दी थी, और उसमें साफ तौर से सुप्रीम कोर्ट ने कहा असेंबली बुलाने का हक मुख्यमंत्री का है, और जो कैबिनेट डेट लिख के देगी गवर्नर को उसे बुलाना पड़ेगा। मुझे यह लगता है कि जिस तरीके से गवर्नर अब डिले कर रहे हैं उसकी वजह यह है कि जैसे ही सेशन होगा एक नई विप इशू हो जाएगी, और उस नई विप के नतीजे में अगर सचिन पायलट के ग्रुप ने वोट दिया और सरकार नहीं गिरी, 102 लोग उनके पास हैं, तो उनको फौरन डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, और भारत की कोई कोर्ट उस डिस्क्वालिफिकेशन को स्टे नहीं कर पाएगी। तो ये गवर्नर का एक्शन, जैसे सारे गवर्नर्स आपको मालूम है कि सेंटर के एजेंट्स की तरह ज्यादा काम करते हैं रादर देन एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, तो ये वहीं पे उसी तरह का मामला है कि गवर्नर भी जो हैं इस वक्त ऐसा लगता है सेशन ना बुलाकर इस क्राइसिस को बढ़ा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के SR बोमई के जजमेंट के खिलाफ जा रहे हैं, ये जो अरुणाचल प्रदेश का जजमेंट 2016 का है उसके विरुद्ध जा रहे हैं, और सचिन पायलट को ही सपोर्ट मानी जाएगी ये। पर क्या एक जो चर्चा चल रही है कि राष्ट्रपति शासन के बाद लगा दिया जाए और फिर इस तरह से हो, क्या आपको वो मुमकिन होता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, अशोक गहलोत की मैं इज्जत करता हूं, सीनियर आदमी है और बड़ा जुझारूपन दिखा रहे हैं, कमलनाथ जी की तरह सरेंडर नहीं किया, लेकिन इतने सीनियर आदमी से छोटी बात नहीं कहनी चाहिए। जो उन्होंने कहा कि लोग आ जाएंगे और राजभवन का जो है घेराव करेंगे, ये अच्छी चीज नहीं है। अगर वो ये करते हैं तो वो ट्रैप में आ जाएंगे। अगर राजभवन का घेराव होगा, प्रोटेस्ट होंगी, तो फिर एक मौका मिल जाएगा गवर्नर को कि वो एक रिकमेंडेशन कर देंगे और राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। और उस मामले में भी आपको मालूम है कि लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू होता है सुप्रीम कोर्ट के पास भी, तो फिर वो मामले में फिर बहुत लंबा महीनों का टाइम मिल जाएगा सचिन पायलट को, और जैसे ही उनका वो नंबर पूरा होगा, महाराष्ट्र का केस याद कीजिए, रातों रात जो है राष्ट्रपति शासन हटाया जाएगा और वो दिला दी जाएगी या तो सचिन पायलट को या उनकी सपोर्ट से किसी और को। मैं ये समझता हूं कि इस मामले में प्रोटेस्ट वगैरह नहीं करने चाहिए कांग्रेस को। इस मामले को अब मंडे में जाहिर है कि ये सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, इस ऑर्डर को आज के सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह कोविड-19 के होते एमपी के स्पीकर ने एडजर्न किया था और वो एडजर्नमेंट नहीं माना था कोर्ट ने, और उन्होंने कहा था कि विश्वास मत प्राप्त कीजिए, गो के कमलनाथ ने फिर रिजाइन कर दिया था। अब कोविड-19 की वजह से या किसी और वजह से राजस्थान असेंबली के सेशन को डिले नहीं किया जाना चाहिए। ये एक पॉलिटिकल क्वेश्चन है, इसको असेंबली के सदन में ही देखा जाना चाहिए कि विश्वास मत है अशोक गहलोत के पास या नहीं। आज के हालात में अभी ये लगता है कि गहलोत के पास 102 लोग हैं और उनके पास विश्वास मत है, इसलिए सचिन पायलट का ग्रुप जो है वो डिलेइंग टैक्टिक्स अपना रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया फैजान साहब, इन तमाम संवैधानिक पहलुओं पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब लेते हैं एक ब्रेक।
महाराष्ट्र चुनाव आयोग के सोशल मीडिया पेज को लेकर सवाल उठने लगे हैं जब आरटीआई कार्यकर्ता साकेत गोखले ने ट्विटर पर जानकारी पोस्ट की है और बताया है कि महाराष्ट्र के पिछली सरकार में किस तरह से महाराष्ट्र चुनाव आयोग ने अपने सोशल मीडिया को संभालने का ठेका एक ऐसे व्यक्ति को दिया जिसका संबंध बीजेपी से है। भारतीय जनता युवा मोर्चा का नेशनल कन्वीनर है। इसे लेकर काफी हंगामा मचा हुआ है। महाराष्ट्र की राजनीति गर्मा रही है और इसके साथ ही केंद्रीय चुनाव आयोग ने ट्विटर पर यह जानकारी दी है कि इस मामले में महाराष्ट्र चुनाव कार्यालय से अधिकारी से विस्तार से जानकारी मांगी गई है। जिस चुनाव आयोग की जिम्मेदारी सभी राजनीतिक पार्टियों के प्रचार पर नजर रखने की होती है, उसी चुनाव आयोग ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी बीजेपी के युवा मोर्चा के एक नेता को दी, जो भारतीय जनता युवा मोर्चा के आईटी सेल का संयोजक भी रहा है। इस बात की जानकारी आरटीआई कार्यकर्ता साकेत गोखले ने एक ट्वीट लिखकर दी। साकेत ने बताया कि किस तरह से महाराष्ट्र चुनाव के समय महाराष्ट्र निर्वाचन आयोग के सोशल मीडिया की जिम्मेदारी देवांग दवे की कंपनी के पास थी, जो बीजेपी से जुड़े हुए हैं और बीजेपी के समर्थन में चलने वाली दूसरे सोशल मीडिया साइट्स जैसे आई सपोर्ट नरेंद्र मोदी, द फियरलेस इंडियन, सोशल सेंट्रल और नवयुवक जैसे पेज भी चलाते हैं। इस जानकारी के बाद कांग्रेस ने अब चुनाव आयोग पर सवाल उठाए हैं। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने पत्र लिखकर चुनाव आयोग से पूछा है कि आखिर किस प्रक्रिया के तहत बीजेपी से जुड़े शख्स को इसकी जिम्मेदारी दी गई और क्या ऐसा करने का दबाव चुनाव आयोग पर था। निवडणुका निष्पक्ष आणि निर्धोक वातावरणामध्ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन। चुनाव आयोग का काम है निष्पक्ष रहकर चुनाव करवाना, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। पर जिस तरह से यह मामला सामने आया है, निष्पक्ष चुनाव इस तरह से हो नहीं सकता है। यामध्ये कुठल्या तरी पक्षाला मदत करण्याचा त्यामध्ये भूमिका स्पष्ट दिसते। वहीं भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेशनल कन्वीनर देवांग दवे ने ट्वीट कर सफाई दी और पूछा कि क्या किसी पार्टी से जुड़े होने के कारण वो मेहनत से कमाई नहीं कर सकते। साथ ही उसने बताया कि कैसे वो गरीब परिवार से आते हैं और उनके काम की तारीफ भी की गई। इसके साथ ही बताया कि जो लोग विरोध कर रहे हैं ये वही हैं जो राम मंदिर या सीएए के खिलाफ थे। इस सब के बीच अब चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र के मुख्य चुनाव अधिकारी से जवाब मांगा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस आयोग का काम निष्पक्ष रहकर सही तरह से चुनाव करवाना है, क्या उसे किसी राजनीतिक दल से जुड़े व्यक्ति को अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म संभालने देना चाहिए? साथ ही क्या कोई दूसरी एजेंसी इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को नहीं संभाल सकती थी जिनका किसी भी राजनीतिक पार्टी से कोई लेना देना ना हो? मुंबई से सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। मुंबई की धारावी ने कोरोना को लेकर सबको चिंता में डाल दिया था, लेकिन अब वही धारावी कोरोना की कामयाबी के नए किस्से कह रही है और नया रास्ता भी दिखा रही है। यहाँ पर प्लाज्मा स्क्रीनिंग सेंटर बनाया गया है कि किसका प्लाज्मा स्वस्थ है, देने लायक है किसी को। आप हैरान होंगे कि 400 लोगों ने धारावी से प्लाज्मा स्क्रीनिंग टेस्ट में हिस्सा लिया है। पूजा की ये रिपोर्ट। जिस धारावी से पूरी मुंबई डरी, आज वही धारावी मुंबई के गंभीर मरीजों को बचाने के लिए सामने आई है। धारावी में देश का पहला प्लाज्मा डोनेशन कैंप लग रहा है और इसके लिए शुक्रवार को यहां प्लाज्मा स्क्रीनिंग रखी गई। कोरोना को मात दे चुके पुलिस जवानों के साथ साथ यहां के कोरोना नेगेटिव हुए आम लोगों को मिलाकर 400 से ज्यादा लोगों की स्क्रीनिंग हुई। जिनका भी नेगेटिव आ गया है, ठीक है, तो इन्हें यहाँ पे आना है, इनका सारा टेस्टिंग होगा यहाँ पे। उसके बाद बीएमसी ने कॉल करके बुलाएगा डोनेशन के लिए, क्योंकि इनमें वो एंटीबॉडीज बने रहते हैं। और ये जो करेंटली हमारे पास हॉस्पिटल में एक्टिव इन्फेक्शन केसेस है कोरोना के, ये हम उन्हें देंगे। तो एक्चुअली ये ट्रायल चल रहा है, तो ट्रायल बेसिस पे हम देके देखेंगे कि कितना इफेक्टिव है ये। स्क्रीनिंग के नतीजे 24 घंटे में आएंगे। सोमवार 27 जुलाई को प्लाज्मा डोनेशन कैंप लगाने की योजना है। वैसे इस तरह के प्लाज्मा डोनेशन कैंप पर सवाल भी उठ रहे हैं। 400 लोग हैं, उन्होंने हमें बोला कि हम ये दे सकते हैं करके ऐसे, तो उसमें से 400 लोगों में से फिर हमने यहाँ पे कैंप लेके उनके ब्लड सैंपल जमा करना शुरू किए हैं। और अभी ब्लड सैंपल लेने के बाद ये ब्लड टेस्ट किया जाएगा और टेस्ट करने के बाद हमें पता चलेगा कि ये प्लाज्मा देने के लिए एलिजिबल है कि नहीं है। जैसे उनकी एलिजिबिलिटी पता चलेगी तो उनको ये केईएम, सायन, नायर और कस्तूरबा ऐसे 4 जगह पे ये प्लाज्मा रिसीविंग का मशीन है, वहाँ पे उनको हम हमारे बीएमसी के खर्चे से उनको लेके जाएंगे, उनका प्लाज्मा डोनेट किया जाएगा और उनको एक बाकायदा एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि आप
प्राउड प्लाज्मा डोनर हो धारावी के। पूरे देश में पहला प्लाज्मा डोनेशन कैंप है और यहाँ पे 2-3 दिन से प्रोसेस चालू है। पहले पुलिस के जो हमारे कर्मचारी थे उनका पूरा टेस्टिंग किया जा रहा है, स्क्रीनिंग का काम किया जा रहा है और रोज़ साधारण 50 से 100 लोगों का स्क्रीनिंग का काम किया जा रहा है। 27 तारीख तक 500 लोगों का स्क्रीनिंग पूरा किया जाएगा। अब तक धारावी में 2492 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इनमें धारावी पुलिस स्टेशन के 24 और इसी इलाके के शाहू नगर पुलिस स्टेशन के 26 पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। धारावी पुलिस ने तय किया है कि आम जनता से पहले वो खुद प्लाज्मा डोनेट करेगी। वैसे इस पूरी मुहिम की शुरुआत भी धारावी पुलिस ने ही की है। पुलिस ने ही अगर डोनेट किया करने का चालू किया तो हम लोग को हक से बोल सकते हैं हमने डोनेट किया है, अभी डोनेट करो करके। और इसमें पुलिस वाले भी थोड़ा पहले से सामने नहीं आते थे, इसलिए हमारे एडिशनल सीपी प्रभु साहब उन्होंने डोनेट करने का सोच लिया है। उनका भी स्क्रीन टेस्ट हुआ है, तो वो पहले डोनेट करेंगे, उसके बाद सब पुलिस डोनेट करेंगे, ऐसा हमारा संकल्प है। पुलिस के इस नेक कदम ने लोगों में जोश भरा है। अब धारावी की बड़ी तादाद शहर के जरूरतमंदों को जीवन देने के मिशन पर चल पड़ी है। मुंबई से पूजा भारद्वाज की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए।